दोस्तों, हमारे भारत देश में जो आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे। अगर हम और आप आज इस देश में स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख पा रहे हैं और स्वतंत्रता से जो चाहे कर रहे हैं, वो इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत मुमकिन हुआ है। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी की घोषणा की, उस समय देश 565 देसी रियासतों में बटा था। ब्रिटिश शासकों ने इन रियासतों को स्वतंत्र शासन करने की छूट दे दी थी। इस प्रकार भारत की आज़ादी कई छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। उस समय एक स्वतंत्रता सेनानी ने देश के गृह मंत्री के रूप में इन सभी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने का आग्रह किया था और हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। लेकिन उस स्वतंत्रता सेनानी के मजबूत इरादों की वजह से इन सभी ने अंत में भारत में शामिल होने के लिए हामी भर दी थी। उस स्वतंत्रता सेनानी ने 1918 में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने फसल के खराब हो जाने के बावजूद भी बॉम्बे सरकार के द्वारा पूरा कर वसूलने के निर्णय के खिलाफ कैराना गुजरात के किसानों और जमींदारों की मदद से आंदोलन चलाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, उपनाम सरदार पटेल था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियारा गुजरात में हुई और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में हुई थी। वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का अहम योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नदियारा गुजरात में एक पटेल जाति में हुआ था। वे झावेर भाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसिंह भाई और भिट्टल भाई उनके बड़े भाई थे। उनकी शिक्षा स्वाध्याय से ही हुई। उन्होंने करमसाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। अगस्त 1910 में वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया था। वर्ष 1913 में वह भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद में क्रिमिनल कानून में बैरिस्टर बन गए। सन 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय नगर पालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली सफलता थी। वारडोली अभियान में उनके कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा हुए थे। उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937-38 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे हट गए और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए।
एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी जी ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री न रहे हो, लेकिन वे अखंड भारत के जनक हमेशा रहेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के ठीक पहले ही बीपी मेमन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेमन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में जहां जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हालांकि हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे और अंत में भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगवादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का अखंड भारत बनाने का सपना साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश पाताल का अंतर था। दोनों ही लोगों ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे थे तथा उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर जो सोचते रहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे कर डालते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें थोड़ा भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसानों के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ
जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, बीपी मेमन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे। यहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इस तरह वे कठिवाड़ा पहुंचे। वहां 2 से 50 रियासतें थी। कुछ तो केवल 20-20 गांव की रियासतें थी। सबका एकीकरण किया गया। एक शाम मुंबई पहुंचे। आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राजसत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है। राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया था तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। न कोई बम चला, न कोई क्रांति हुई, जैसा कि डराया जा रहा था। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था। परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद सूक्ष्म थे। वे निसंदेह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह 5 से 62 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। विदेश विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे हुए एक पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पात्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। गृह मंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं आईसीएस का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूरा कायाकल्प ही बदल जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां पाकिस्तान की चालाकीपूर्ण चालों से सतर्क थे, वहीं देश के विघटनकारी तत्व से भी सावधान करते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों की विभेदकारी तथा रूस के प्रति उनकी दोस्ती से सजग थे। उनके विद्वानों का कथन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा,
था बिस्मार्क की समस्याएं सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती है। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य और कूटनीतिज्ञता तथा महाराजा शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनके सम्मान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बनाया गया जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माता तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। वहीं इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर बना हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय के बारे में वीडियो लाते रहें। मिलते हैं ऐसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।